हाँ जी, क्लास 10th, होप यू आर गुड। लास्ट सेशन में एग्रीकल्चर हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और आज भी हम उसी सेशन को कंप्लीट करेंगे। लास्ट सेशन में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इंडिया इज एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट कंट्री है। इंडिया जो है इज एन एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट कंट्री है। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एंगेज्ड in agriculture activities. Agriculture is a primary activity which produces most of the food that we consume. जितना भी फूड कंज्यूम होता है वो सब एग्रीकल्चर से ही होता है। ये हमने डिस्कशन किया था। हमें बात करना थी टाइप्स ऑफ फार्मिंग के ऊपर, ठीक है। हमने बात क्या करी थी कि एग्रीकल्चर जो है इम्पोर्टेंट कंट्री है। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट कंट्री। भारत जो है एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट कंट्री है। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एंगेज्ड in agriculture activities. Agriculture is a primary activity which produces most of the food that we consume. Besides food grain, it also produce raw materials for various industries. Can you name some industries based on agriculture or raw material? तो वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात करें तो एग्रीकल्चर इज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन आवर कंट्री है। ओवर दिस ईयर कल्टीवेशन मेथड हैव चेंज। देखो क्या हुआ कि मैंने बताया था आपको कि टेक्नोलॉजी आने से कल्टीवेशन के मेथड्स जो है काफ़ी चेंजेस होते जा रहे हैं। क्योंकि पहले जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी, पहले जिस मेथड से एग्रीकल्चर किया जाता था, लाइक बैलों को यूज़ किया जाता था, आज के टाइम पे ट्रैक्टर यूज़ कर रहे हैं, हार्वेस्टर यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पैटर्न को चेंज कर रही हैं। अब बात करते हैं प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है। वो होती है जिसमें केवल खर्चे के हिसाब से लो बजट वगैरह इन्वेस्ट किया जाता है और खर्चा निकालने के लिए जनरली इसमें लाइक किया जाता है। ध्यान से समझना, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसमें क्या होता है कि जनरली अपना खर्चा निकालने के लिए ओनली फॉर लाइक लाइवलीहुड, देखो इसको ध्यान से देख लो, ओनली फॉर लाइवलीहुड के हिसाब से किया जाता है। और इंटेंसिव में क्या किया जाता है, इंटेंसिव का मतलब भी समझ में आ रहा है कि भैया जहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर और लैंड। इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल्स इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हाई प्रोडक्शन। कैन यू नेम सम ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर सच फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड, ठीक है। ये हो गया इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और ये हो गया कॉमर्शियल फार्मिंग। द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस टाइप्स ऑफ फार्मिंग is the use of higher doses of modern inputs, high yielding variety HYV, है ना। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन में फोकस किया जाता है। ये कॉमर्शियल में जाती हैं सारी चीज़ें। अब क्रॉपिंग पैटर्न्स की क्या हो गई, क्रॉपिंग पैटर्न्स में क्या समझोगे आप, बात को सबसे पहले समझो। क्रॉपिंग पैटर्न में क्या समझोगे कि भाई आपने पढ़ा होगा पहले भी कि फिजिकल डाइवर्सिटी प्लूरलिटी ऑफ कल्चर इन इंडिया है। दे आर ऑल्सो रिफ्लेक्टेड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्रॉपिंग पैटर्न्स इन द कंट्री। वेरियस टाइप्स के फूड्स हैं, फाइबर्स क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, स्पाइसेस हैं, कंडीमेंट्स हैं, जो कंस्टिट्यूट करते हैं कि कुछ क्रॉप जो है ज़्यादा से ज़्यादा उग गए। इंडिया हैज़ ए 3 क्रॉपिंग सेशन। कौन कौन से क्रॉपिंग सेशन है, रबी है, खरीफ है और जायद। रबी क्रॉप्स में क्या क्या आएगा, जो अक्टूबर से दिसंबर तक होती है। मैंने शायद पहले ही बताया था आपको कि रबी क्रॉप्स जो है शॉन होती कब को, अक्टूबर से दिसंबर तक, ठीक है। ये तो मैंने आपसे डिस्कस कर चुका था, ये आप आगे बढ़िए। आज हम बात कर ले रहे हैं और नए वो तो रिवीजन प्लस और नई चीज़ें बता दी मैंने आपको। देखो नॉन फूड क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं सीबीएसई में, ऐसे क्वेश्चंस वगैरह बना सकता है कि नॉन फूड क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं। तो कौन के हो गए, रबड़ हो गया, फाइबर क्रॉप हो गया और कॉटन हो गया। कौन कौन से हो गए, रबड़ हो गया, फाइबर क्रॉप हो गया और कॉटन हो गया। रबड़ में इट इज इक्वेटोरियल क्रॉप बट अंडर स्पेशल कंडीशन। इट इज ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। It requires moist and humid climate with rainfall of more than 200 centimeter and temperature above 25 degrees Celsius.
रबर जो है इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। इट इज मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार आइलैंड इन गैरो हिल्स ऑफ मेघालय। सबसे पहली चीज ये जानना है कि रबर जो है इसकी फसल कहाँ पाई जाती है, ये इम्पोर्टेंट है जानना। रबर इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। इट इज मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड गैरो हिल्स ऑफ मेघालय। ठीक है। फिर फाइबर क्रॉप्स, कॉटन, जूट, टेम्परेचर, बैम्प और ये सारी चीजें। नेचुरल स्किन्स आर द फोर मेजर फाइबर क्रॉप्स एंड ग्रोन इन इंडिया। द फर्स्ट थ्री are derived from the crops grown in the soil. The latter is obtained from cocoons of mulberry. Rearing of silkworms for the production of silk is known as sericulture. देखो सेरिकल्चर होता है और एक वो होता है पेट्रीकल्चर। पेट्रीकल्चर में क्या होता है, मछली वगैरह पालन की जाती है। फाइबर क्रॉप्स में क्या हो गया, कॉटन, जूट, हेम्प, नेचुरल, सिल्क आर द फोर मेजर लिवर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। द फर्स्ट थ्री आर derived from the crops grown in the soils. The latter is obtained from cocoons of silkwood. कॉटन क्या हो गया, कॉटन में क्या आएगा, कॉटन इज इंडिया इज बिलीव्ड टू बी ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर कॉटन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री। इन 2008 इंडिया वाज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। इंडिया की पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो रैंकिंग क्या लगती है कॉटन में, सेकंड। इस चीज को ध्यान में रखना है। ऐसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना। जैसे मैंने आपको बताया इंडिया की कॉटन में कौन सी रैंक लगती है, तो सेकंड। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीबीएसई अपने पैटर्न के हिसाब से देता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हो गया। इट वाज मेंशन इन द प्रीवियस पेजेस दैट एग्रीकल्चर हैज बीन प्रैक्टिस इन इंडिया फॉर 1000। कई सालों से लाइक कह सकते हैं कि 1000 ऑफ ईयर्स, है ना, 1000 हजारों सालों से एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस इंडिया में कंटिन्यूसली चली जा रही है, जिसको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कह सकते हैं। क्योंकि देश का ऑलमोस्ट 0.5% भाग तो आपका एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है। विदाउट एग्रीकल्चर कुछ होने ही वाला नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं। सस्टेन्ड यूजेस ऑफ लैंड विदाउट कंपैटिबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस have hindered the pace of agriculture's development. In spite of development of sources of irrigation, most of the farmers in large parts of the country still depend upon monsoon and natural fertility in order to carry on their agriculture. For a growing population, this poses serious challenges agriculture provides. इस चीज को समझो कि टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशन, जैसे देखो ये ट्रैक्टर चल रहा है, ये सीडल वगैरह, पहले ये सब नहीं हुआ करते थे, पहले ये लोकल टाइप के चलते थे। तो ये चेंजेस कैसे आ गए, ये चेंजेस टेक्नोलॉजी के, ये जो चेंजेस हुए हैं ना, ये टेक्नोलॉजीज के चेंजेस के चक्कर में जो है, टेक्नोलॉजीज के जो चेंजेस हुए हैं, इन चेंजेस के चक्कर में जो है जो क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम कि भैया इन चेंजेस के चक्कर में जो है प्रोडक्शन में कमी और बढ़ोतरी हुई है। ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस बात को तो हम समझ गए कि भैया ऐसी ऐसी बात है और ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हुआ, दस कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग कॉर्पोरेशन, एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी एक्सेट्रा वर गिवन priority to bring about institutional reforms in the country after independence. Land reforms was the main focus of our first 5-year plan. देखो जैसे वो प्लान चले थे, 5-year प्लान, फर्स्ट ईयर प्लान, सेकंड ईयर प्लान, थर्ड ईयर प्लान, तो ये जो 5th ईयर प्लान था उसमें जब देश आज़ाद हुआ था, क्या हुआ था, देश आज़ाद हुआ था, कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो लैंड रिफॉर्म जो था वो पहला फोकस था। क्योंकि मतलब जो खेती किसानी जो है ना, खेतियों इनका रिफॉर्म करना, इनको सुधारना, ये इनका पहला उद्देश्य था। उस टाइम की बात बोल रहा हूँ जब देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। एग्रीकल्चर लाइक आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, तो मेन चीज़ इसको समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हमने बात करी कि भैया
क्या लैंड रिफॉर्म्स आए, क्या क्या न्यू टेक्नोलॉजीज चेंज आई। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। अभी तक के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग।